हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 45। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिसेस डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होता है, तो जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के मतलब द्वारा ही जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब कैसे कैसे ट्रांसमिटेड होती हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो डिसीज है उसका नाम पहले जान लेते हैं, फिर उसके कारण कैसे कैसे होते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सिफिलिस होता है वो टेपोनीमा पैलिडियम के कारण होता है, और जो गोनोरिया होता है वो नेसेरिया गोनोरिया के द्वारा होता है, और जो लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम होता है तो आपका क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस से होता है, और जो डोनोवानोसिस होता है वो आपका कैलिमेटोबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस के द्वारा होता है, और आपका क्रेंकोइड आपका ये हीमोफिलस ड्यूकेई से होता है, और जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, और जेनाइटल वॉर्ड्स जो होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, और आपका जो एड्स है वो HIV से होता है, और जो हेपेटाइटिस बी है आपका वो तो हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है, और वेजिनाइटिस जो है वो आपका ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस और कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा मतलब होता है, और जेनाइटल मोलस्कम कॉन्टाजियोसम जो होता है बीमारी, तो वो मोलस्कम कॉन्टाजियोसम के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें कि आपका सिफिलिस के बारे में जान लेते हैं कि सिफिलिस क्या होता है। तो सिफिलिस एक STD है, और यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है, और इसके कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये ट्रेपिनोमा पैलिसिडम के कारण होता है, और सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इन्फेक्शन के जो स्थान होते हैं तो उन पे दर्द रहित अल्सर बन जाते हैं, और जो उसका मतलब जो एरिया होता है वो लेसिका जो भी ग्रंथि होती है उसके आकार में ये बढ़ जाती है, और 6 से 8 वीक के बाद ये मस्कुलर और पेप्युलर मतलब बन जाते हैं, और मस्कुलर अल्सर का निर्माण मतलब होता है इसमें, और लिम्फेडिमोपैथी होता है, और सिफिलिस ग्रेन्युलोमा जिन्हें गुम्मा कहते हैं ये विकसित हो सकते हैं, जिससे कि जो पेशेंट की जो स्किन होती है तो ये म्यूकोजा और बोन को ये इफेक्ट डालती है, और कार्डियोवैस्कुलर जो भी होते हैं तो वो जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के टाइम में वो सिफिलिस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे आपको ये होगा कि अबॉर्शन हो सकता है, और प्री टर्म लेबर हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, और जीवित लेकिन अत्यधिक मतलब इन्फेक्शन जो बेबी का जन्म होना, और बेबी के जन्म के कुछ टाइम के बाद ही बेबी का डेथ हो जाना, और उसका आप इसमें कॉन्जेनाइटल सिफिलिस से भी जो ग्रसित न्यूबॉर्न है तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका हिपेटोमेगेली होगा, और स्प्लीनोमेगेली होगा, और आपका लिम्फेडेमोपैथी होगा, और डिफनेस होगा, और हाइड्रोसिफेलस होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, और सैडनेस भी की मतलब, और उसकी नाक धसी हुई हो सकती है बेबी का। इसके डायग्नोस्टिक की बात करें तो VDRL टेस्ट यानी कि वेंट्रल और डिसीज और रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, और इसमें मैनेजमेंट क्या क्या आता है, तो उसमें आपका सिफिलिस के मतलब ट्रीटमेंट के लिए जो फीमेल हैं तो उन्हें पेनिसिलिन दिया जाता है, और सिफिलिस के लेटेंट स्टेज और इसके फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में बेंथामाजाइम पेनिसिलिन जी की सिंगल डोज 2.4 मिलियन यूनिट्स पर्याप्त होती है, जिससे कि IM द्वारा मतलब इसको किया जाता है, और जो सिफिलिस की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो इसे वेंजाथिन पेनिस जी का 2.4 मिलियन यूनिट होना डोज जो कि साप्ताहिक देना चाहिए, और यदि फीमेल में पेनिसिलिन से आपका एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन 500 ग्राम, और
इसको दिन में 4 बार ओरली देना है 15 दिनों तक, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सिफिलिस से जो अभी मतलब ग्रसित जो मदर होती है तो उसको न्यूबॉर्न से अलग रखना चाहिए। और का न्यूबॉर्न से सीरोलॉजिकल आपका एग्जामिनेशन करना चाहिए। और यदि न्यूबॉर्न सिफिलिस से मतलब ग्रसित है तो पेनिसिलिन द्वारा उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। गोनोरिया क्या होता है, तो गोनोरिया आपका है कि ये एक गोनोरिया भी एक यौन संचारित डिसीज है, यानी कि एसटीडी ही है, और ये नीसेरिया गोनोरिया के द्वारा होता है। तो ये जो इन्फेक्शन है वो लोअर जेनाइटल नल और मतलब ये जो मलाशय होता है उसको प्रभावित करता है। और निचले जो सर्वाइकल कैनाल के सामने मतलब शामिल होने से जो फीमेल है तो उसमें एबनॉर्मल यूनिस्राव और मूत्रत्याग के समय में बहुत मतलब पीड़ा होती है, डिस्यूरिया जैसी मतलब समस्याएं उसको उत्पन्न होती है। तो इसमें कि प्रेगनेंसी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है गोनोरिया का, तो इसमें अबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर होगा और प्रोम होगा, यानी कि मेम्ब्रेन्स का समय पूर्व फटना, और जो कि आपका प्यूपेरियल इन्फेक्शन होगा। और जो डिलीवरी के दौरान मतलब बर्थ कैनाल से होकर बाहर आते टाइम जो भी फीटस है तो उसमें भी वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। और परिणाम स्वरूप जो न्यूबॉर्न है उसे ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो जाता है, ठीक है। तो इसके डायग्नोस्टिक की बात करें तो यूरेथ्रा और सर्विक्स से लिए गए जो सीरम में ग्राम नेगेटिव इंटरसेल्युलर डिप्लोकोकाई की मतलब प्रेजेंटी के आधार पर किया जाता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। और इन्फेक्शन सेफ्ट्रिक्सिन 225 mg सिंगल डोज और आईएम द्वारा दी जाती है। और टैब सिफिमेक्सिम और 400 mg ओरली दिया जाता है। और न्यूबॉर्न का मतलब ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो क्रॉस इन्फेक्शन की मतलब रोकथाम के लिए न्यूबॉर्न को अलग रखना चाहिए। और आपको एरिथ्रो और आपको सिफ्लॉक्सिम और सेफ्ट्रोक्साइम का यूज़ करना है। और डिलीवरी के तुरंत बाद स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। और आपको न्यूबॉर्न से मतलब क्या क्या इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या उपाय हैं, तो माँ में जो गोनोरिया से इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट होती है तो उसके बारे में उसका इसकी रोकथाम करना है। और डिलीवरी के दौरान तो सख्त मतलब स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। और मतलब जो इन्फेक्शन है तो न्यूबॉर्न को मतलब अदर्स न्यूबॉर्न से मतलब उसको अलग रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ड्स यानी कि जननांगी वार्ड्स, ये क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जेनाइटल वार्ड्स का कारण होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, और ये सुपरविक्स और यूरेथ्रा को मतलब इफ़ेक्ट करती है। और जो जेनाइटल वार्ड्स होता है तो मतलब लैंगिक संपर्क के द्वारा मतलब ये फैलता है, ठीक है। और इससे एक्सपोज के लिए 1-2 मंथ के बाद ही स्टार्ट होता है। और इन्फेक्शन के दौरान जो भी जेनाइटल पर पार्ट्स जैसी मतलब ग्रोथ देखने को पाई जाती है, और इनका जो शेप होता है तो वो पिन की नोक से लेकर सुपारी जितना ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। और कुछ केसेस में तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और ये मतलब सारे जो भी योनि को ढक लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी कभार ये होता है कि पेरिनियम तक मतलब जांघों तक ये फैल जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो साइटोटॉक्सिक एजेंट होता है, और ये क्रायोथेरेपी होता है, और इलेक्ट्रोकैटेटरी होता है। और इस प्रकार जो फीमेल को मतलब लोकल जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ही मतलब की जाती है, ठीक है। और सर्जरी के द्वारा तो ये वार्ड्स को हटाना, और जो भी जेनाइटल वार्ड्स है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फीमेल को मतलब असुरक्षित यौन संबंधों से यानी कि इंटरकोर्स से दूर रखने के लिए मतलब कॉन्डोम का यूज़ करना है। और उसके जो जेनाइटल्स और पेरिनियल एरिया है तो उसको मतलब पर्याप्त मतलब एक क्लीन और क्लियर रखना है, और रखने की मतलब उनको सलाह देनी है। और नेक्स्ट है क्लेमाइडा इन्फेक्शन,
और इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी एक मतलब एसटीडी है और इसका एक कारण क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस होता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और ईचिंग होगा और डिस्यूरिया होगा और डिस्पैरिनिया होगा और आपको हल्का सा मतलब फीवर भी हो सकता है और मतलब निचले मतलब लोअर एब्डोमिनल के राइट साइड में ऊपरी क्वेड्रेंट में दर्द हो सकता है। और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन का जो भी प्रेगनेंसी पर क्या इफ़ेक्ट होता है तो इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के मतलब मौजूद होने पर जो निम्न अबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि समय पूर्व मतलब प्रसव होना कि प्री टर्म लेबर होगा और कोरियो और एम एमनियोनाइटिस होगा और आपका झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन्स का समय से पूर्व फट जाएगा और स्टिल बर्थ बेबी होगा और जो आपका न्यूबॉर्न में कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है और या फिर निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। और डायग्नोसिस की बात करें तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस भी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आपका सर्विक्स और यूरेथ्रा से लिए गए मतलब जो पदार्थ हैं तो उनका कल्चर किया जाता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो फीमेल का ट्रीटमेंट क्लेमाइडियल इन्फेक्शन का निदान हो जाने के बाद उसे 500 mg इरिथ्रोमाइसिन दिन में 4 बार ओरली मुँह से 7 दिनों के लिए मतलब इसको दिया जाता है और इसके मतलब जो स्थान पे 500 mg एमेक्सोसिलिन मतलब ओरली मतलब द्वारा दिन में 3 बार और 7 दिनों के लिए दिया जाता है। न्यूबॉर्न का ट्रीटमेंट कैसे होगा तो एप्थेलेमिक क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जो कि न्यूबॉर्न में ब्लाइंडनेस का एक प्रमुख कारण है और इसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए मतलब जन्म के बाद ही मतलब क्लोकाम्फेनिकोल और आई ड्रॉप्स और इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का यूज़ करना चाहिए। और यदि न्यूबॉर्न में क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन मौजूद हो तो इरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करना है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का मतलब जो इन्फेक्शन है तो हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस द्वारा ही होता है और ये एक डीएनए वायरस होता है। तो इसे पूर्व में सीरम हेपेटाइटिस बी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन निम्न तरीके से मतलब हो सकता है, जिसके इन्फेक्शन मतलब ब्लड के चढ़ाने से और अथवा मतलब जो इन्फेक्शन है तो उसके ब्लड के संपर्क में आने से होता है और मतलब असुरक्षित यौन संबंधों से होता है और इन्फेक्शन और इसके सिरिंज से होता है। और जो इन्फेक्शन माँ से लेके उसके मतलब फीटस में भी उससे भी होता है और बेबी के बर्थ के दौरान मतलब जो फीटस बेबी के मतलब इन्फेक्शन के बेबी के इन्फेक्शन से ब्लड और बॉडी में भी संपर्क में आने से भी हो सकता है। और इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड माँ है तो उसके द्वारा अपने बेबी के मतलब अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो उसके द्वारा भी ये हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान मतलब फीटस में इसको कैसे कैसे मतलब इसका कैसे संचारण होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो ये अगर हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से अगर वो मतलब ग्रसित है तो ये इन्फेक्शन उसके गर्भस्थ शिशु में संक्रमण के फैलने की संभावना को मतलब तुलनात्मक बहुत कम होती है। और ये मतलब इन्फेक्टेड माँ जो मदर होती है तो उसके बेबी से ये इन्फेक्शन फैलने में सर्वाधिक मतलब संभावना फीटस के जन्म के समय होती है, क्योंकि जो भी फीटस है तो बेबी उसके मतलब जेनाइटल्स से लेके निकलते हुए समय तक मतलब माता का जो ब्लड है वो बेबी के ब्लड से मिल सकता है। और जो फीटस है तो जो गर्भस्थ शिशु है और जो न्यूबॉर्न में हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है तो उसको निम्न तरीक़ों से मतलब उसके फैल सकता है। तो वो कैसे होता है इसके बारे में बता दें तो प्लेसेंटा के द्वारा भी ये होगा। और जो भी फीटस है तो उसके जन्म से मतलब उसके जन्म के समय उसके जो पेरेंट्स हैं तो उनके मतलब इन्फेक्टेड ब्लड से भी एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा
और योनिस्राव के संपर्क में आने से ये होगा, ठीक है। और आपका ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर कराएगी तो उससे भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी के मतलब जो इन्फेक्शन है तो उसका जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या इफ़ेक्ट होगा तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो फीटस है तो उसमें हेपेटाइटिस बी का मतलब फैलना और समय पूर्व प्रसव होना। और इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड में हेपेटाइटिस बी और एंटीजन एंटीबॉडी तंत्र का उपस्थित होना और सीरोलॉजिकल और मतलब एग्जामिनेशन के द्वारा हेपेटाइटिस बी सर्फेक्ट एंटीजन के द्वारा मतलब ये होता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो सभी मतलब प्रेग्नेंट फीमेल का मतलब फर्स्ट टाइम जो प्रसव होता है तो उसमें उसके प्रसव पूर्व भेंट के दौरान मतलब जब विजिट होगा तो उससे पहले ही हेपेटाइटिस बी की मतलब उपस्थिति के लिए ब्लड का एग्जामिनेशन करना है। और जो फीमेल है तो उसमें आपको पॉजिटिव है तो जो आपका लेबर है तो उसकी प्रक्रिया के दौरान मतलब जन्म लेने वाले मतलब जो बेबी है उसके लिए ये। और विशेष तौर पर जब मतलब मेम्ब्रेन फट चुकी हो तब, और जन्म के तुरंत बाद मतलब बेबी के बॉडी पर माँ का जो ब्लड है उसको साफ कर देना है। और उसे तुरंत मुंह और नाक की मतलब सक्शनिंग करनी चाहिए, ठीक है। और न्यूबॉर्न में कोई भी इन्वेसिव प्रक्रिया करने से बेबी का कोई भी इन्वेसिव प्रक्रिया करने से पहले उसे नहलाना चाहिए। और इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड जो मदर हैं और उसके न्यूबॉर्न का मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने के बाद उसके मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। और न्यूबॉर्न को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0 डोज लगानी है। और उसके बाद ही मतलब पेंटा 5 वैक्सीन की पहली और दूसरी और तीसरी डोज मतलब 6 वीक और 10 वीक और 14 वीक पर लगानी है। और वैक्सीन IM मार्ग द्वारा मतलब लगाई जाती है। और इसके जो डोज होता है ना वो 0.5 ml होता है।